क्या है हिंदी दिवस? अगर विद्यालय में बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उसको फाइन लगा दिया जा रहा है। ऐसा ना करें कि नहीं आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी बोलना पाप होगा। विदेशों में कम से कम 200 कॉलेज में जो है हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हाल ही में राहुल गांधी जी दौरा करते हैं अमेरिका का, वहाँ वो कई सारे बयान देते हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से एक बयान ये होता है कि भारत में जो है हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसकी अपेक्षा जो और भाषाएं हैं उनको दबाया जा रहा है कि पूरे विश्व में 500 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी बोलने और समझने वाले हैं। हिंदी दिवस आएगा तभी हम कार्यक्रम करते हैं। हिंदी दिवस का कोई एक दिन फिक्स नहीं है, ये तो जैसे हमारा जन्म दिवस होता है उस तरह से हम मनाते हैं। बर्थडे हम रोज़ रोज़ नहीं मनाते, लेकिन जीते हम रोज़ रोज़। हिंदी में एक आता है नुक्ता। लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे पढ़ना हो, हिंदी साहित्य पढ़ना हो, उसकी रुचि हो हिंदी साहित्य में, वो शुरुआत कहाँ से कर सकता है? अगर किसी को शुरुआत करनी है तो हमारे इन्हीं साहित्य के द्रोणाचार्यों से शुरुआत करनी है। रात में तो सोचता हूँ कि आज तो पूरा पढ़ डालेंगे, 100-200 पेज पढ़ डालेंगे, लेकिन जैसे ही एक पेज पढ़ता हूँ फिर अंदर से पता नहीं कैसी आवाज़ आती है कि बस वैभव इसको बंद कर। तो लगभग 1000-2000 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। हिंदी दिवस वो भी मनाते होंगे जिनके दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती होगी। हिंदी दिवस वो प्रधानाचार्य भी मनाते होंगे जिनके स्वयं के स्कूलों में हिंदी बोलने वाले बच्चों से फाइन लिया जाता होगा। लेकिन आज के जो हमारे साथी हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गुरु हैं, वो गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात बोलना ही पसंद करते हैं। नाम में वो बैरागी लगाते हैं, लेकिन मन से वो बहुत ज़्यादा अनुरागी हैं। इनके पुरस्कारों की गणना अगर हम करने लगें तो शायद हम गिनती भूल जाएंगे। हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, कवि, शायर, जिनकी पत्नी इनको एक अच्छे पति के रूप में जानती है, जिनकी पुत्री कहती है कि सबसे प्यारा कौन, मेरे पापा। आज ऐसे ही एक बहुत ही महान शख्स हिंदी दिवस के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक सिंह बैरागी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपका हम नाम लिए और नाम लेना, आप गुरु हैं हमारे। लेकिन सर हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, आज जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है हम 13 सितंबर को अपनी ये चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको या तो 14 को या फिर 15 को इसको पोस्ट कर दिया जाएगा। हिंदी की बात आती है सर तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे मन में सवाल आता है कि हिंदी से जुड़े सवाल कैसे पूछा जाए, लेकिन हिंदी दिवस के बारे में लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। अगर मैं पूछूं कि विवेक सिंह बैरागी जी क्या सोचते हैं कि क्या है हिंदी दिवस? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं जी, और बहुत बहुत शुभभावनाएं सबके लिए। आप हिंदी बोलें, हिंदी सुने, हिंदी में देखें, हिंदी में सपने देखें, यही मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए हिंदी दिवस कोई नया नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदी दिवस हमारे लिए रच बस गया है हमारे जीवन में, खास तौर पर भारतीय होने के नाते। तो हिंदी हमारी चूँकि मातृभाषा भी है, राजभाषा भी है, तो उसके संदर्भ में देखें तो हिंदी दिवस हमारे लिए रोज़ाना का काम है जी। अब इसको मनाने के लिए क्या है कि एक हिंदी दिवस बना दिया, एक विश्व हिंदी दिवस हमने बना दिया, तो एक सेलिब्रेट करने के हिसाब से, एक उत्सव मनाने के हिसाब से हिंदी दिवस की ये शुरुआत की गई। और 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से राजभाषा हिंदी के रूप में इसको स्वीकार किया गया, तो इसलिए इसको एक सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही हिंदी का भी हम एक उत्सव की तरह हम इसको मनाते हैं। और ये कई बार पखवाड़े में 15 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए कार्यक्रम इसके हम ऑर्गेनाइज करती हैं, संस्थाएं, समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा उत्सव है जो मनाते हम रोज हैं, लेकिन उसको जीते हम 14 सितंबर को। हाँ, लेकिन आपने कहा कि हिंदी हमें बोलना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किंतु समाज में ऐसा देखा बहुत कम जाता है क्योंकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं 2014 से लेकर 2024 तक लगातार कि अगर विद्यालय में बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उसको फाइन लगा दिया जा रहा है, अगर वो बच्चा हिंदी में बात कर रहा है तो उसको डांटा जा रहा है। कई जगहों पर तो ऐसी भी खबरें आई कि नाम काट दिया गया क्योंकि बच्चे हिंदी में बात कर रहे थे। तो सर, जब देश में विद्यालयों में ऐसा प्रयोजन है तो हम हिंदी में कैसे बात कर सकते हैं? हम तो ज़्यादा महत्व किसी और भाषा को दे रहे हैं। नहीं, इसको महत्व के हिसाब से ना देखें, इसको हमें ऐसे समझना होगा कि कोई भाषा बुरी नहीं है जी। हम जितनी भाषाएं सीख सकते हैं उतनी हमें सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा
कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। और वो हृदय में अगर हमारे सम्मान है, हमारे मन में अगर सम्मान है, तो ना तो मुझे मंच से हिंदी बोलने में कोई शर्म आनी चाहिए, ना किसी संस्थान में मुझे हिंदी बोलने में कोई शर्म आनी चाहिए। और मैं संस्थानों को भी ये कहूँगा कि संस्थानों को भी बड़ा मन रखना चाहिए। ऐसा ना करें कि नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी बोलना पाप हो गया। पाप नहीं है। आप उसको मोटिवेट करें विद्यार्थी को कि वो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोले। लेकिन आप अगर उसको पनिश कर देंगे हिंदी बोलने के लिए और उसके हिंदी लिखने के संदर्भ में, तो वो एक गलत परंपरा जो है वो चल पड़ेगी। और वो कहीं कहीं चल भी रही हैं, बहुत सारी जगह चल भी रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वहाँ बोलना ही, बहुत कम संस्थाएं हैं जहाँ पर हिंदी में बोलने पर जुर्माना लगाया जाता है। बहुत कम है, लेकिन हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि इंग्लिश की क्लास है जिसमें हिंदी बोलने पर जुर्माना लगे, तो वो एक समझ में आता है कि एक बच्चे को थोड़ा माहौल दिया जाता है जिसमें वो अंग्रेजी सीखे। ठीक है। लेकिन अगर आप विद्यालय में हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने साथियों से या अपने टीचर से, तो उसमें वो बाउंड्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो उसमें सीमाएं नहीं होनी चाहिए कि आप अंग्रेजी में ही बोलें। उसके लिए सम्मान स्वरूप हिंदी को भी स्वीकारना चाहिए। अच्छा, एक ये भी बात निकल कर आती है कि हम अपने देश की बात करते हैं कि विद्यालय में जो है हिंदी भाषा कैसी है या अंग्रेजी भाषा कैसी है। एक खबर ये भी निकल कर आई थी कि विदेशों में कम से कम 200 कॉलेज में जो है हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का शिक्षण किया जाता है। अलग अलग चेयर्स हैं जिनके माध्यम से यहाँ से हिंदी अध्यापक जाकर वहाँ पर हिंदी की ट्रेनिंग देते हैं, हिंदी सिखाते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर। कोई चीन में भी जा रहे हैं, रूस में जा रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ हिंदी का शिक्षण चल रहा है वहाँ पर हिंदी शिक्षक जाते हैं और वहाँ हिंदी शिक्षण कार्य जो है करते हैं। यूनेस्को के सर एक बहुत शानदार दार्शनिक हुए थे, एटलस। उन्होंने एक बात कही थी, मैं उन्हीं की बात को कोट करता हूँ, उसके बाद जो है आपसे सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा था कि यूनेस्को एक जो है यूनेस्को दार्शनिक कहते हैं कि किसी भी देश की भाषा तब खतरे में पहुंच जाती है जब उस देश के 30% बच्चे जो युवा हैं वो उस देश की भाषा को नहीं बोलते हैं। अब इसका संदर्भ हम लगाते हैं कि भारत में लगभग 70% बच्चे जो है सीबीएसई पैटर्न से पढ़ते हैं। और सीबीएसई पैटर्न एक ऐसा माना जाता है कि उसमें केवल हिंदी को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। 30% बच्चे जो है अगर नहीं पढ़ते हैं उस देश की भाषा तो देश खतरे में जाता है। और अपने देश में तो लगभग 70% बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से। तो नहीं, मैं आपकी जो चिंताएं हैं उनको समझ सकता हूँ कि जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी पुस्तकों का, अंग्रेजी विषयों का जो बढ़ावा मिला है और उसी को बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इसको आप ऐसे देखिए कि हिंदी के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है। आप देखेंगे ट्विटर पर हिंदी में लिखने वाले लोग बहुत मिलेंगे और बड़े सम्मान के साथ वो हिंदी में अपने जो ट्वीट हैं वो उनको पोस्ट करते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब हिंदी में उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जिसकी पहुंच गांव से लेके और ग्लोबल तक है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो हिंदी में लिखने वाले लोग हैं उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी बहुत हैं। मैं नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, एक शेयर मार्केट पूरी तरह से अंग्रेजी के माध्यम आप इसको समझें, जो टर्मोलॉजी है उनकी वो पूरी अंग्रेजी है। लेकिन उसका एक सज्जन है, बड़े सुंदर ढंग से हिंदी में प्रस्तुतिकरण करते हैं और बड़ी शानदार हिंदी वो बोलते हैं और उनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं। ऐसे ही लाखों में सब्सक्राइबर हैं जो हिंदी को जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। रही बात शिक्षा पद्धति की, तो शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आ रहा है। नई शिक्षा नीति के आने के बाद में जो मातृभाषा शिक्षण
है उस पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को मातृभाषा और उसके पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपलसरी आपको ये आपकी मातृभाषा पढ़नी ही होगी। वो केवल इसीलिए है कि अब वो अपनी मातृभाषा से विमुख ना हो, उसको पता हो कि ये मेरी मातृभाषा है। और जो साइंस की किताबें हैं वो हिंदी में उनको अनुवाद किया जा रहा है और इसका अच्छा जो इम्पैक्ट ये है कि जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षाएं दे रहे हैं। अच्छा, आपने बीच में अभी अपने वक्तव्य में राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया था कि राजनीतिक पार्टियों के ट्विटर हैंडल से जो है हिंदी में पोस्ट किए जाते हैं। वैसे तो ये सवाल पूछने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि राजनीति से है, लेकिन अब आपने बात की तो हाल ही में राहुल गांधी जी दौरा करते हैं अमेरिका का, वहाँ वो कई सारे बयान देते हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से एक बयान ये होता है कि भारत में जो है हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसकी अपेक्षा जो और भाषाएं हैं उनको दबाया जा रहा है। वो ऐसा कह रहे हैं, मतलब सदन में नेता प्रतिपक्ष वो होकर के ऐसा बयान दे रहे हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो भाषाएं हैं उनको दबाया जा रहा है। इस बात से सहमत हैं आप? सहमत और सहमत के बीच में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हिंदी भाषा अगर बढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में 500 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी बोलने और समझने वाले हैं जी, पूरे विश्व में। उसमें अलग अलग जो देश हैं वो भी शामिल हैं और हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। तो एक बड़ी जनसंख्या हिंदी बोलने वाली है और समझने वाली है। अब बोलियों के साथ और अन्य जो भाषाएं हैं उनके साथ संकट ये है कि उनके बोलने और समझने वाले लोग कम हैं। हिंदी अगर बढ़ी हुई है तो उन्हीं बोलियों और भाषाओं के साथ मिलकर बढ़ी हुई है। हिंदी में संस्कृत के भी शब्द हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, इन सब के शब्द हैं। तो वो भाषा अगर बढ़ी हुई है, हिंदी भाषा अगर बढ़ी हुई है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण यही भाषा और बोलियां हैं। इनके बिना हिंदी बड़ी नहीं हो सकती थी, हिंदी ने अपनाया। और बेहतर कैसे किया जा सकता है हिंदी भाषा को? हिंदी भाषा को सुझाव तो यही है कि सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी हिंदी के लिए। जैसे हम ये सोचते हैं कि जब हिंदी दिवस आएगा तभी हम कार्यक्रम करें। हाँ, ये चीज़ बहुत बड़ा ये होता है कि लोग कहते हैं कि हिंदी केवल एक दिन ही मनाई जाती है, 14 सितंबर को, उसके बाद तो लोग हिंदी बोलते ही नहीं। तो इसको हमें केवल हम इंतजार ना करें हिंदी दिवस का कि हिंदी दिवस आएगा तभी हम कविता प्रतियोगिता करेंगे या निबंध प्रतियोगिता करेंगे या आशु भाषण प्रतियोगिता करेंगे। उसके लिए आप कोई भी दिन चुने और जो दिन आप चुनेंगे वही हिंदी दिवस होगा। कोई एक दिन फिक्स नहीं होता हिंदी दिवस का? हिंदी दिवस का कोई एक दिन फिक्स नहीं है। ये तो जैसे हमारा जन्म दिवस होता है उस तरह से हम मनाते हैं। बर्थडे हम रोज रोज नहीं मनाते, लेकिन जीते हम रोज रोज हैं। जी सर, बिल्कुल। तो अगर आपको हिंदी दिवस मनाना है तो आपको रोजाना उसको जीना होगा, तभी आपके लिए हिंदी दिवस सार्थक होगा। वैसे हिंदी की बात जब भी आती है तब मन में दो सवाल होता है। एक कि क्या हिंदी का संबंध विज्ञान से है, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो ये कहते हैं कि जी हिंदी और विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। हिंदी का पहला संबंध तो विज्ञान से तभी हो जाता है कि हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी की जो लिपि है सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तो विज्ञान तो उससे तभी जुड़ गया जब तर्क के आधार पर आप देखेंगे जैसी हिंदी बोली जा रही है वैसी ही लिखी जाएगी। अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। हिंदी में जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। बात तो ये है ना सर कि हम हिंदी भी गलत बोल देते हैं। जैसे लोगों के क्षेत्र के हिसाब से उनकी हिंदी भाषा में समस्याएं होती हैं और ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बहुत सारे लोग अनजान हैं इस चीज़ से। हिंदी में एक आता है नुक्ता, जिसमें जो 5 का, ख, ग और जा और फा के नीचे लगता है, उसका उच्चारण बदल जाता है। लेकिन हम सब बोलते वक्त, और बहुत सारे लोगों, यूपी बिहार के लोगों के सा और शा में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, पहले मेरी भी थी। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है और लोग इसको कैसे जान सकते हैं कि ये भी समस्या है? ये क्षेत्र विशेष के आधार पर कई बार
जो उच्चारण है उसमें हमारी कमियां हो जाती हैं, शय और शय बोलने में हाँ, गड़बड़ हो जाती है, नुक्ता कहाँ पर लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए उसका हमें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है या कुछ घाव हो जाता है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए, ना कि उसको हमें काट के फेंक देना चाहिए। तो अगर हम उपचार करेंगे, उपचार अर्थात कि हमें उस उच्चारण का उपचार करना है जो हमारा गलत है। अगर आप उस उच्चारण का उपचार कर लेंगे तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपकी कोई भी भाषा अच्छी हो जाएगी अगर आपका उच्चारण अच्छा हो जाएगा। तो हमें उपचार पर ध्यान देना है, ना कि उसको हटाना है, त्यागने पर ध्यान देना है। हाँ, वही तो मतलब एक ऐसी समस्या जिसको मैं लगातार 1 साल से फेस करता चला आ रहा था। कभी सा को शा बोल देता था, कभी शा को सा बोल। देखिए, कभी भी हमें ये शर्म नहीं करनी चाहिए कि मेरा शा गलत हो रहा है, सा गलत हो रहा है या नुक्ता नहीं हो रहा, और लोग तो इस वजह से हम संकोच करें। कोई बात नहीं, आप जब धीरे धीरे सही कर लेंगे अपने आप को तो वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों की वजह से बोलना छोड़ देंगे, आपने कहा कि आपका नुक्ता ठीक नहीं है, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आप मंच के कवि नहीं हो सकते, और आप मंच छोड़ दें, तो एक मंच एक अच्छा कवि छोड़ सकता है। हो सकता है उसकी लेखनी में वो जादू हो जो सुनने वाले हैं उनके पास ना हो। तो आप जैसे हैं उसमें सुधार करने के प्रयास करें। आपका उच्चारण गलत है तो उच्चारण के लिए सुधार करें। सब लोग करते हैं, मैं भी आज तक अपने उच्चारण को लेकर काम कर रहा हूँ। तो हम सीखने की प्रक्रिया में सीखते रहें, जहाँ से सीखने को मिले, आपसे सीखने को मिले आपसे सीखें, मुझसे सीखने को मिले मुझसे सीखें। तो हम सीखने की एक प्रक्रिया है, आप उसमें बने रहेंगे तो लगातार प्रगति करेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे। सर, एक ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे पढ़ना हो, हिंदी साहित्य पढ़ना हो, उसकी रुचि हो हिंदी साहित्य में, वो शुरुआत कहाँ से कर सकता है? उसके बेसिक क्या होगा कि अगर वो साहित्य में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्टअप करेगा? शुरुआत में वो क्या पढ़े जिससे जो है उसकी शिक्षा बेहतर हो पाए? देखो, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जब भी हम कुछ सीखें तो हमें उसके बेसिक पर काम करना होगा, बेसिक सीखना होगा। अब वो बेसिक क्या है? हिंदी भाषा का बेसिक है उसका इतिहास, उसके जो कवि हैं, उसके जो लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा, जो रचा, उसको पढ़ना चाहिए। कबीर को पढ़ें, रहीम को पढ़ें, महादेवी वर्मा को पढ़ें। पहले आप देखें, पहले जो कक्षाएं होती थी, पहली क्लास से लेकर और लगभग 10वीं और 12वीं तक, तो यही सब साहित्यकार थे जिनकी कविताएं हम पढ़ते थे, जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं। वो तो अभी भी चल रही है ना। तो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। अब क्या है, क्योंकि एक नई CBSE पैटर्न में कुछ नई कहानियां जो नए उसमें आते हैं, तो उनसे आप, अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ से नहीं पढ़ सकता, ये ज़्यादा आसान है, तो उसको पढ़ें। लेकिन हमें पढ़ने की जो परंपरा है उसमें रहना होगा। अगर हम उस पढ़ने की परंपरा से निकल जाएंगे तो फिर हमारा जो भाषा का ज्ञान है या भाषा है वो वीक होती चली जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी। पढ़ने से याद आया सर, मैं अपना बताऊं, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, रात में तो सोचता हूं कि आज तो पूरा पढ़ डालेंगे, 100-200 पेज पढ़ डालेंगे, लेकिन जैसे ही एक पेज पढ़ता हूं फिर अंदर से पता नहीं कैसी आवाज़ आती है कि बस वैभव इसको बंद कर दो। ये इंसान अपने आप पे कैसे कंट्रोल कैसे करे कि जी मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है, निरंतर पढ़ना है। और कहते हैं कि लगातार पढ़ने से ही ज्ञान होता है, एक दिन पढ़ लो तो कुछ नहीं होता। तो इसको कैसे, मतलब अंदर से जो ऊर्जा निकलती है कि जी बस हो गया, पढ़ चुके, ख़त्म करो, इसको कैसे सुधारें? देखो, पढ़ना ना एक ड्रग की तरह है, एक लत की तरह है जी। और अच्छी लत है ये। मैं हमेशा ये कहूँगा कि अच्छी लत है। इससे आपका शब्दकोश मजबूत होता है, आपका ज्ञान वर्धन होता है, और किताबें हमेशा वो खिड़कियाँ खोलती हैं जिससे हम झांककर विश्व को देखते हैं। जी। तो आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितने लेखकों को पढ़ेंगे, उतना उनके विचार, उनके मस्तिष्क को पढ़ेंगे, है ना। अब जो समस्या आपने कहा कि मैं एक पेज पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि बस हो गया, बंद करो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो रुचि का विषय है आप उसे पढ़ें। आपको कविताएं पसंद हैं तो आप कविता पढ़ें,
आपको पसंद कविताएं हैं लेकिन आप गद्य पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें नीरसता आएगी। जी। आपको जो पसंद है आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ते जाएं लगातार। जब आप उसको पढ़ते जाएंगे तो अन्य विधाओं में भी आप पढ़ेंगे, कहानी, उपन्यास। ऐसे बहुत सारे रीडर्स हैं जो एक उपन्यास उठाते हैं और जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उसको पढ़ते रहते हैं। चाय की प्याली के साथ वो उपन्यास चलता रहता है और ख़त्म होने पर ही वो चाय की प्याली रखी जाती है। मतलब चाय का जो दौर है वो चलता रहता है और पन्ने पलटते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं। वैसे कहते हैं कि एक अध्यापक से कभी उसकी शिक्षा के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बता सकें कि आज तक आपने हिंदी साहित्य या हिंदी की कितनी किताबें पढ़ ली होंगी, एक अनुमान से अगर याद हो तो? बहुत सारी। संख्या में? अगर मैं सब कुछ लगाऊं, कॉमिक्स से लेकर कहानी, कविता, उपन्यास, इन सब को लगाऊं तो लगभग 1000-2000 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। 1000-2000 जिंदगियां आपने जी ली हैं। हाँ, वो 1000-2000 जिंदगियां ऐसे जैसे हम लाइब्रेरी गए। हाँ। लाइब्रेरी में हमने किताबें जो हमारे सिलेबस में होती थी उनको पढ़ते थे। प्लस ये जो मैंने किताबें बताई, ये जो हमारे जो विषय थे उनसे इतर थी, यानी कि जो मुझे पसंद थी। कॉमिक्स हम ऐसे पढ़ते थे कि किताबें हमारी जो रहती थी उनके बीच में हम कॉमिक्स लगाते थे और उनको पढ़ रहे होते थे। तो मुझे लगता है कि साहित्य से जो प्रेम मेरा था, तो जो मैंने कविताएं जब अपने बचपन में पढ़ी उनसे जागृत हुआ और फिर कॉमिक्स ने और उसको बढ़ाया। जो ललक थी पढ़ने की उसको बढ़ाया और उसके बाद फिर निराला को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, नागार्जुन को पढ़ा, दिनकर को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा। आप प्रेमचंद को पढ़िए, बड़ी आसान भाषा में। इतना मुझे नहीं लगता प्रेमचंद से अच्छा कोई लिख पाएगा। उनकी कहानियाँ आप देखिए। तो अगर किसी को शुरुआत करनी है तो हमारे इन्हीं साहित्य के द्रोणाचार्यों से शुरुआत करनी होगी। ये हमारे साहित्य के द्रोणाचार्य हैं और इनसे शुरुआत करनी चाहिए। जिसको भी हिंदी पढ़ना है, सीखना है या जिसकी रुचि है वो उनको यहाँ से शुरुआत करें। अब आज हिंदी दिवस था तो सर आपको बस ऐसे ही थोड़ी बातचीत करने के लिए बुला लिया गया। बाकी कम तैयारी के साथ बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया। आशा करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। और हिंदी को लेकर जो आपने ज्ञान दिया वो बेहद ही शानदार रहा है। ज्ञानवर्धक चीज़ें आपने बताई कि कैसे हिंदी भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने शब्दों को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर हिंदी की शुरुआत करनी हो पढ़ाई की तो कहाँ से कर सकते हैं। बहुत शानदार ज्ञान रहा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे कभी भी हम आपको फिर से मौका देंगे, आप आइएगा और हमें ऐसे ही ज्ञान की बातें बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि हिंदी पर एक सार्थक चर्चा हम लोगों ने की और जब भी अवसर मिलेगा हम ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदी दिवस हम रोज़ मनाते हैं, आप भी मनाइए। जी बिल्कुल।